गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने जो स्कीम्स चल रही हैं हमारे एमपी गवर्नमेंट की, उनके बारे में हम आगे देखते हैं कि जो स्कीम्स बची हुई हैं उनको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। इससे पहले हमने कुछ स्कीम्स अपनी देख ली हैं, डिस्कस कर ली हैं, है ना। तो आप पीछे जाके और भी स्कीम्स देख सकते हैं, जैसे मुख्यमंत्री की जो स्कीम्स हैं एंड अदर इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, उनके बारे में हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस किया था अच्छे से, है ना। तो आप बने रहिएगा इसी तरीके से एंड लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि लेक्चर को इम्प्रूवमेंट किया जाए एंड मुझे मोटिवेशन मिले अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने के लिए, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब। तो आज की हमारी जो स्कीम है वो है सुदामा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, जिसका नाम है सुदामा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, है ना। तो इसका एम है टू इनकरेज बॉयज एंड गर्ल्स टू अटेंड स्कूल्स, है ना। इसका एम है कि जो बॉयज एंड गर्ल्स को इनकरेज किया जाए, जिससे कि वो ड्रॉप आउट ना करें स्कूल से जल्दी ही, मतलब जैसे कि 8th क्लास पास करने के बाद ही बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं स्कूल्स से। कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, उन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स रहती हैं, है ना, एंड अदर इशूज रहते हैं जिसकी वजह से वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो ड्रॉप आउट ना करें बच्चे, स्टूडेंट्स, इसको इनकरेज करने के लिए सुदामा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया, है ना। और ये गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों के लिए ही है ना। तो ये ध्यान रखिए, ये ओनली गर्ल्स या ओनली बॉयज़ के लिए नहीं है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है वो है स्टूडेंट जो होना चाहिए वो 9th एंड 10th स्टैंडर्ड का होना चाहिए, और वो जनरल पुअर फैमिली से बिलोंग करता हो, वो जनरल पुअर फैमिली से बिलोंग करता हो, एंड उसका जो अभी पढ़ रहा हो, जो उसका स्कूल हो वो गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल जिसमें वो पढ़ रहा हो, तो उसके लिए इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। एंड उसकी जो फैमिली की इनकम है वो नॉट मोर देन 54,000, उसकी फैमिली की जो पूरी इनकम है ऑल रिसोर्सेज से मिला के, जो भी रिसोर्सेज से वो इनकम आती है वो 54,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी उसे सुदामा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो ये है उसके लिए एलिजिबिलिटी, राइट, ध्यान रखिएगा। साइलेंट फीचर्स जो इसके हैं वो है गर्ल्स के लिए जो रुपए मिलेंगे एनुअली वो मिलेंगे 400, एंड बॉयज़ के लिए जो रुपये मिलेंगे वो मिलेंगे 300 एनुअली। ये एक प्रोत्साहन के लिए स्कीम है जिससे कि बच्चे इनरोल कराएं हायर एजुकेशन के लिए, है ना, वो ड्रॉप आउट ना करें स्कूल से जल्दी। इसके लिए इनकरेज करने के लिए एनुअली रुपीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, गर्ल्स के लिए 400 एनुअली एंड बॉयज़ के लिए 300 एनुअली, है ना। एंड जो नेक्स्ट स्कीम है अब हमारी वो है सुदामा स्कॉलरशिप स्कीम। सुदामा स्कॉलरशिप स्कीम जो कि 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है ना। इसका एम है इनकरेज स्टूडेंट टू परस्यू हायर एजुकेशन। इसका भी मतलब यही है कि जो बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन ले, है ना, वो ड्रॉप आउट ना करें, 10th पास करने के ही बाद वो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़े, है ना, जिससे कि जो एजुकेशन लेवल है वो बढ़ सके गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का ही। तो इसमें गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों ही है ना। और इसमें जो स्टूडेंट हैं वो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के रहेंगे जो इसकी एलिजिबिलिटी है, और जनरल पुअर फैमिलीज होना चाहिए, मतलब जनरल कोई SC ST OBC पर्टिकुलर के लिए नहीं है, एक जनरल पुअर फैमिलीज के लिए है ना। जो जनरल लोग आते, जनरल कैटेगरी रहती है, उसकी पुअर फैमिलीज के लिए ये स्कीम है। और जो बच्चे इस हॉस्टल्स में रहते हैं, है ना, जैसे 11th 12th की जो बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं तो वो हॉस्टल्स में जाके रहते हैं अदर सिटीज़ में, है ना, जिससे कि वो अपनी स्टडी को अच्छे से कर सके, है ना। तो जो ध्यान रखिए वो हॉस्टल्स में रहने चाहिए वो बच्चे जिनको ये सुदामा स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, और उनकी फैमिली इनकम जो होनी चाहिए नॉट मोर देन 54,000 पर एनम, है ना। तो उनकी फैमिली की इनकम 54,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पर एनम, तब उन्हें इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। और इसमें क्या प्रोवाइड किया जाएगा, साइलेंट फीचर्स क्या है इसकी। एनुअल स्कॉलरशिप जो रहेगी गर्ल्स के लिए रहेगी वो 525 रुपीज़ रहेंगे, एंड बॉयज़ के लिए 500 रुपीज़ पर एनम प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। तो ये मतलब कि प्रोत्साहन स्कीम है कि इस तरीके का लालच दिया जाएगा तो बच्चे स्कॉलरशिप के नाम पर आगे पढ़ेंगे
उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों की मेंटलिटी भी चेंज होगी, जिससे कि बच्चे आगे पढ़ सके, है ना। पेरेंट्स की, फैमिलीज की इस तरीके से मेंटलिटी चेंज करने के लिए ये स्कीम है ना। तो ये हमारी सुदामा स्कॉलरशिप स्कीम, तो आप लोग ये वाली स्कीम का ध्यान रखें। ये है 11th-12th के लिए, एंड जो सुदामा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है ये है 9th-10th के लिए, राइट। तो आप इन दोनों स्कीम में आप डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही स्कीम है ये जनरल पुअर फैमिलीज के लिए है, जनरल पुअर फैमिलीज के लिए है ना। और ये जो सुदामा स्कॉलरशिप स्कीम है ये हॉस्टल के बच्चों के लिए, जो हॉस्टल में रहते हैं, जनरल पुअर फैमिलीज के बच्चे, है ना। और इनकम का भी दोनों में सेम क्राइटेरिया है ना, इसमें भी एंड इसमें भी, राइट। एंड जो अब हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, है ना। तो इस स्कीम का जो उद्देश्य है, एम है, वो है टू इनकरेज गर्ल्स एंड बॉयज टू अटेंड स्कूल, है ना। जो गर्ल्स एंड बॉयज के लिए इनकरेज करना, जिससे कि वो अपने स्कूल्स को अटेंड करें, ड्रॉप आउट ना करें। जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, मतलब जैसे कि कम छोटी क्लास से ही बच्चे जाना बंद कर देते हैं स्कूल, तो उसको कम करने के लिए स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम इम्प्लीमेंट की गई। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है स्टूडेंट है जो 10th स्टैंडर्ड का हो और जनरल पुअर फैमिली का होना चाहिए वो, एंड 10th एंड 12th स्टैंडर्ड में उसने एडमिशन करा लिया हो। अगर वो 10th में पढ़ रहा है तो उसने 11th में एडमिशन करा लिया होना चाहिए, या फिर उसने 11th पास कर लिया फर्स्ट डिवीजन से तो उसने 12th में एडमिशन करा लिया हो, तब उसे इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब इसे फर्स्ट क्लास से उसे पास करना जरूरी है, फर्स्ट डिवीजन से, है ना। और फैमिली की इनकम है जो नॉट मोर देन 54,000 पर एनम, है ना। 54,000 पर एनम है फैमिली की इनकम, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही है, तभी इस फैमिली के स्टूडेंट को उसका बेनिफिट मिलेगा। और साइलेंट फीचर्स इसमें ये है, क्या दिया जाता है, उन्हें एनुअल स्कॉलरशिप दी जाती है, गर्ल्स के लिए दी जाती है 550 रुपीज़ एंड बॉयज़ के लिए दी जाती है 500 रुपीज़ पर एनम। तो इसके लिए ये एनुअल स्कॉलरशिप रहती है। तो आप ध्यान रखिए कि ये जो स्कीम्स हैं ये राइट ऐसा लगता है जैसे कि ओवरलैप हो रही है, तो इनमें डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी स्कीम किसके लिए और कौन सी स्कीम में कितना बेनिफिट दिया जाता है ना। तो ये जो स्कीम्स हैं तीनों ही ये स्कॉलरशिप बेस्ड स्कीम है, जिससे कि स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाए हायर एजुकेशन के लिए, जिससे कि वो ड्रॉप आउट ना करें। वो स्कॉलरशिप के नाम पर कि हमें अगर हम आगे वाली क्लास में अगर एडमिशन लेते हैं तो हमें इतने रुपए का बेनिफिट मिलेगा, हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, जिससे कि बच्चा आगे आने वाली क्लास में एडमिशन ले, है ना। तो इसके लिए ही ये स्कीम्स हैं एजुकेशन की, और एजुकेशन को इनकरेज किया जाए, है ना। जिससे कि जो हमारे देखें तो बहुत ही कम जो लिटरेट पर्सन हैं, आज भी बहुत कम ही लिटरेसी है हमारी कंट्री में, एंड हमारे एमपी में देखें तो, है ना। तो लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए एंड एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए ये ऑल जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया है ना। अब हम अपनी नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, एंड अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट जो स्कीम है वो है स्वागत लक्ष्मी योजना, है ना। जो नेक्स्ट हमारी स्कीम है वो है स्वागत लक्ष्मी योजना, जो कि जनवरी 24, 2014 में इम्प्लीमेंट की गई थी, लॉन्च की गई थी। ध्यान रखिए जनवरी 24, 2014 में लॉन्च की गई थी स्वागत लक्ष्मी योजना। इसका एम था टू फॉस्टर अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स फीमेल चाइल्ड एंड क्रिएट अवेयरनेस, है ना। मतलब कि जो चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है ना, जो गर्ल्स है, फीमेल चाइल्ड है, उसको इनकरेज करने के लिए कि लड़कियों को भी हक है इस दुनिया में आने का, उन्हें भी हक है इस दुनिया में कुछ करने का, उन्हें भी हक है जिंदा रहने का, उन्हें भी हक है लाइफ का, है ना। तो उसको इनकरेज करने के लिए ये स्वागत लक्ष्मी योजना लॉन्च की गई 24 जनवरी 2014 को, है ना। तो ये इनकरेज किया गया कि लड़कियां हैं उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जाए। जिस तरीके से लड़का है इम्पोर्टेंट, उतनी ही इम्पोर्टेंट बोलें तो लड़कियां हैं, है ना। उनको ये नहीं है कि अब चेकअप कराया जाए एंड उनका फिर फीमेल फर्टिसाइड कर दिया जाए, उन्हें दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाए। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए
लड़कियों के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना, क्योंकि हमारी जो समाज है, हमारी समाज है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारे इंडिया की, उसमें जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो लड़कों को ज़्यादा दिया जाता है ना। और लड़कियों को इस तरीके से ही समझा जाता है लाइक जैसे कि वो इन्फीरियर हैं, वो कुछ कर नहीं सकती हैं, वो सिर्फ जो समाज ने तय कर दिए हैं कुछ चीज़ें कि वो खाना बना सकती हैं, सिर्फ बर्तन धो सकती हैं, वो सिर्फ लोग जो कहें सिर्फ वही कर सकती हैं, वो और कुछ नहीं कर सकती। तो इस मेंटलिटी का पर्दा अपनी आंखों से हटाया जाए और वो भी जन्म ले सकती हैं, वो भी आगे बढ़ सकती हैं, है ना। तो उनके लिए इस तरीके का नेगेटिव जो एटीट्यूड है वो ना रखा जाए कि हमें लड़कियां नहीं चाहिए, हमें लड़के ही चाहिए, है ना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव के अलावा जो लड़की खुद लड़की में डिफरेंस करती है, खुद भेदभाव करती है। जैसे कि हम समझें कि जो माँ खुद एक लड़की है, लेकिन वही क्या सोचती है कि मेरे पे सबसे पहले एक बेटा पैदा हो, एक बेबी बॉय हो, बेबी गर्ल होने की बजाय, है ना। एंड जबकि वो खुद एक लड़की है, वो खुद एक बेटी है, वो उसने भी, उसकी जो माँ होगी उसने भी एक लड़की से भी ही पैदा हुई है, लेकिन तब भी हम सोसाइटी में देखेंगे सबसे पहले वो चाहत रखेगी कि मेरे यहाँ सबसे पहले एक लड़का हो, है ना। और जो देखेंगे कि जब शादी हो जाती है तो अगर कोई सास है किसी बहू की, तो वो क्या सोचेगी सबसे पहले कि मेरे बहू पे ना सबसे पहले लड़का हो, मतलब लड़का होगा तो ढोल नगाड़े सब बजेंगे। और अगर लड़की हुई तो उस दिन ऐसा लगेगा जैसे कोई पैदा होने की जगह, जन्म लेने की बजाय इनके घर में कोई मर गया है ना। किसी की मृत्यु हो गई है तो इस तरीके से लड़की पैदा होने पर शोक मनाया जाता है। और जबकि वो खुद एक माँ है ना, वो खुद एक माँ है और वो खुद एक लड़की है, वो एक खुद फीमेल है, लेकिन तब भी वो लड़की पैदा होने पर एक दुख मनाती है ना। तो देखिए कि मतलब किस तरीके की मेंटेलिटी है लोगों की, अभी भी हमें देखने को मिलती है। अभी कुछ ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, अभी भी हमको ये इस तरीके की मेंटेलिटी देखने को मिलती है कि जो औरतें खुद ही एक लड़की हैं, लेकिन लड़की होने पर वो खुद ही दुख मनाती हैं, खुद ही शोक मनाती हैं, है ना। तो उस तरीके की मेंटलिटी को अलग किया जाए, उस तरीके की सोच को अलग किया जाए, है ना। और दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है ना, और वहां से आगे कुछ और भी कर लिया जाए, है ना। तो ये लोगों को सोच लेना चाहिए, बजाय कि लड़का लड़की में भेदभाव किया जाए, है ना। बहुत कुछ है करने के लिए, वो कीजिए ना आप, मतलब क्यों आप लड़के लड़की के भेदभाव में पड़े हुए हैं। जिसका जीवन है वो अपने तरीके से जिएगा, वो लड़का है या लड़की, आप किसने हक दे रखा है कि आप उसमें मतलब भेदभाव कीजिए। ये जब ईश्वर ने इस तरीके से, जब नेचर ने इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन बना के रखा है कि लड़का भी होगा और लड़की भी होगी, फिर आप कौन होते हैं उसे रोकने वाले कि लड़की पैदा ना हो के लड़का हो, है ना। तो इस तरीके की सोच को हटाया जाए, है ना। और जो लड़कियां हैं उन्हें भी जीने का हक है, उन्हें भी मतलब नेचर ने जब बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा, है ना। तो इसके लिए ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया, स्वागत लक्ष्मी योजना को। कहने को तो हम मानते हैं कि जो मतलब बोलते हैं अभी भी कि लड़कियां ना घर की लक्ष्मी होती है, क्या उसे लक्ष्मी जैसा व्यवहार आज भी किया जाता है ना। पूछ के देखिए तो हर तरीके से आप उसे हर एक लेवल पर उस पे, जब शादी से पहले उसकी जो फैमिली है, जो वहां पर भेदभाव किया जाता है लड़का एंड लड़की में, और शादी होने के बाद उसके जो ससुराल में वो तो हर तरीके का भेदभाव किया ही जाता है। उसे लक्ष्मी ना समझ के हर तरीके से, जिस तरीके का उसे एनवायरमेंट देखने को मिलता है ना, लक्ष्मी ना समझ के उसे हर तरीके से वही सब चीजें करनी होती हैं, है ना। वो सब चीजें उसे सुननी पड़ती हैं, और लोग हर किसी को सिर्फ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं लड़की को। वो उसे यही समझते हैं कि ये सिर्फ मतलब जो हम कहेंगे वही करेगी, और इससे ना इसके पास दिमाग है और ना ये कुछ कर सकती है ना। तो कुछ जो पहले से चली आ रहे हैं उन्हीं चीजों को थोपने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अगर वो कुछ अलग करना चाहे तो, है ना। दुनिया में बहुत कुछ है यार, आप लोग कीजिए कि ये आप लड़का लड़की एंड मेल फीमेल के जो भेदभाव में क्यों पड़े हैं, है ना। तो एंड जो नेक्स्ट हमारी स्कीम है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, है ना। और इसको लॉन्च किया गया था 17 नवंबर 2012 को। ध्यान रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम 17 नवंबर 2012 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका जो एम था टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, है ना, एंड जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनमें फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाए, क्योंकि हर एक पर्सन एलिजिबल नहीं है, हर एक पर्सन कैपेबल नहीं है कि जो हाई क्वालिटी की, जो हाई कॉस्ट की जो मेडिसिन है उनको अफोर्ड कर सके, है ना। तो इसका
यही मकसद है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन को प्रोवाइड किया जाए। एकलव्य शिक्षा विकास योजना, एकलव्य शिक्षा विकास योजना 2018 में लॉन्च की गई थी, जिसका एकलव्य शिक्षा विकास योजना का मतलब जो एम था वो था प्रोवाइड एड टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, है ना। एड प्रोवाइड किया जब मेरिटोरियस स्टूडेंट्स वो होते हैं जो जिन पेरेंट्स के जो तेंदू पत्ता इकट्ठा करते हैं, तेंदू लीव्स को कलेक्ट करते हैं जिनसे बीड़ी बनाई जाती है, उनको बोलते हैं हम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, है ना। तो उनके लिए एड प्रोवाइड किया जाएगा एजुकेशन के लिए, है ना, जिससे कि वो हायर एजुकेशन को ले सकें, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये एड प्रोवाइड कराएगी एकलव्य शिक्षा विकास योजना, राइट। ध्यान रखिए 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, है ना। एंड जो अब हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है पंच परमेश्वर योजना। पंच परमेश्वर योजना जो कि 11 जनवरी 2012 को इम्प्लीमेंट किया गया, 11 जनवरी 2012। इसका एम है डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मतलब है कि जो गांव है, गांव में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर जो ऑफिसेस हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उनकी बिल्डिंग्स को तैयार करना, जिससे कि वहाँ स्कूल्स की फैसिलिटी अच्छी हो सके, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी अच्छी हो सके, है ना। और जो गाँव के लोग हैं, गाँव के विलेज के लोग हैं, उन्हें सिटीज में ज़्यादा डिस्टेंस तय न करनी पड़े, मतलब अच्छी एजुकेशन और अच्छी मतलब हॉस्पिटल फैसिलिटी के लिए, है ना। तो इसका मकसद यही था, है ना। देन हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है वो है जवाली योजना, 2004 में लॉन्च की गई थी जवाली योजना। इसका एम है एट अपलिफ्टमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड हेल्प ऑफ बेड़िया, बचड़ा एंड संसी जो ट्राइबल्स है ना, हमारे एमपी में ये ट्राइबल ग्रुप पाए जाते हैं, बेड़िया, बचड़ा एंड संसी, है ना। तो ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनके अपलिफ्टमेंट, रिहेबिलिटेशन, है ना, एंड इनको हेल्प प्रोवाइड करने की बात की गई है, जिससे कि उनको मतलब शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा। एंड स्कूल है, स्कूल में बच्चों का एडमिशन किया जाएगा, स्कूल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। एंड उनको लिए जो होम है, होमलेस रहते हैं, ज़्यादातर ट्राइबल जो ग्रुप्स रहते हैं वो होमलेस रहते हैं आज भी, तो उनके लिए होम प्रोवाइड करने की एंड स्कूल फैसिलिटी प्रोवाइड करने की इस स्कीम में बात की गई है, जिसका नाम है जवाली योजना, राइट। ध्यान रखिए जवाली योजना 2004 में लॉन्च की गई थी। एंड जो अब हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है उषा किरण योजना, जो 2006-7 में लॉन्च की गई थी। उषा किरण योजना, ध्यान रखिए उषा किरण योजना 2006 में लॉन्च की गई थी, और इसका एम था टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड चाइल्ड बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, राइट। ध्यान रखिए शब्द है डोमेस्टिक वायलेंस अंडर वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2006, अंडर वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2006 के अंडर, है ना। तो इसका एम है कि जो वुमेन और चाइल्ड, वुमेन एंड चाइल्ड जिन पर जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू जो प्रताड़ना दी जाती है अपने घर में ही, मतलब कोई वुमेन है उसके फैमिली मेंबर ही उसे टॉर्चर करते हैं, उस पर वायलेंस करते हैं किसी भी तरीके का, तो उसको प्रोटेक्ट करने का जो जिम्मा है वो इसने स्कीम ने उठा लिया कि अगर कोई ऐसा कोई वायलेंस करती है, कोई भी फैमिली अपने फैमिली की वुमेन के प्रति कोई वायलेंस करती है, एंड चाइल्ड है अगर उसकी एज 18 ईयर्स है, जो चाइल्ड है, बच्चा है, अगर उसकी 18 ईयर्स से कम एज है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग, है ना, उनको रोका जाएगा, है ना। तो ये वाली फैसिलिटी उषा किरण योजना ने प्रोवाइड की, जिसको इम्प्लीमेंट 2006 में किया गया था। डोमेस्टिक वायलेंस में जैसे क्या आता है, जैसे कोई वुमेन है उसका कोई हस्बैंड है, वो उस पर वायलेंस कर रहा है, जैसे कि कुछ भी वायलेंस हो सकता है, उसके प्रति उसको मारपीट करना, है ना, उसे डराना धमकाना, उसे किसी गलत कार्य में इंडल्ज करना, फोर्सफुली कोई काम करवाना, है ना, तो इस तरीके के काम आते हैं। या उसे कोई जो डॉरी है, डॉरी सिस्टम पर डॉरी की वजह से दहेज प्रथा के लिए कोई वायलेंस करना कि तुम्हारे पापा ने पैसे नहीं दिए हैं तो उसको मारना, या जो मन किया उससे वो काम करवाना, है ना। और उसके फैमिली वाले, मतलब उसके और भी फैमिली मेंबर हैं, अगर उनके द्वारा कोई वायलेंस होता है तो जो वुमेन है वो अपनी आवाज उठा सकती है अपने हक के लिए, और ये एक कानून अपराध है। एक डॉरी जो सिस्टम है, जो हमारी जो डॉरी है, जो दहेज लेने की प्रथा है, उसके लिए भी वुमेन अपनी कंप्लेंट कर सकती है
है ना। तो ये चीजें सारी ही डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आ जाएंगी, है ना। एंड चाइल्ड पे जैसे कोई वायलेंस करता है, लाइक चाइल्ड पर कोई ऐसा काम कराया जाता है जो कि वो कर नहीं सकता, है ना। जैसे उसकी एज 18 से कम है, लेकिन उसकी फैमिली, उसके फैमिली मेंबर कुछ इस तरीके के काम कराते हैं फोर्सिबली, तो उसके लिए भी ये जो राइट बनाए गए हैं जिसके अंडर इसको मतलब इन सारी चीजों से, डोमेस्टिक वायलेंस से छुटकारा मिलेगा एंड वो अपनी आवाज उठा सकता है। तो इस स्कीम का नाम है उषा किरण योजना, जो कि 2006 में लॉन्च की गई थी, राइट। आप लोग ध्यान रखिए, उषा किरण योजना जो वुमेन एंड चाइल्ड जो डोमेस्टिक वायलेंस है उनके प्रति ये आवाज उठाती है ना। तो ये थी हमारी कुछ बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एक्चुअली एग्जाम से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने हक के बारे में, अपने राइट के बारे में पता होना चाहिए कि हमें मतलब कौन कौन से राइट्स मिले, अगर हमारे प्रति कुछ गलत होता है तो हम आवाज उठा सकें उसके प्रति, राइट, है ना। तो ये कुछ स्कीम्स थी। चलो अब आगे देखते हैं हम, और भी कुछ स्कीम्स हैं उनके बारे में। ये हमारी नेक्स्ट स्कीम है, वो हमारी जलदीप योजना। जलदीप योजना है जो कि 2007 में लॉन्च की गई थी फ्रॉम इंदिरा सागर रिजर्वायर से। इंदिरा सागर रिजर्वायर है, वहाँ से लॉन्च की गई थी कि वहाँ पर इसका एम था कि टू हेल्प फिशरमैन, जो भी वहाँ पर जो मछली पकड़ने वाले लोग रहते हैं, फिशरमैन जिन्हें बोलते हैं, उनके लिए मतलब गवर्नमेंट की मशीनरी से जोड़ना एंड उनके लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, कुछ मटेरियल जो उन्हें लगते हैं मतलब फिश को पकड़ने के लिए, वो चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी इस जो जलदीप योजना है उसके थ्रू, है ना, जो कि 2007 में लॉन्च की गई थी। ध्यान रखिए, इंदिरा सागर रिजर्वायर से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, है ना। एंड जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कॉलरशिप स्कीम, जो कि सितंबर 21, 2010 में लॉन्च की गई थी, जिसका एम था टू मोटिवेट स्टूडेंट्स जो कि जिनकी जो परसेंट है वो 80% से अबव है, एमबी जो भी एमपी बोर्ड रहता है, एमपी BSc, है ना, उसमें अगर जिसकी 80% से ज़्यादा है उसके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसमें ऑल कैटेगरीज को काउंट किया गया है, मतलब इसमें कोई SC ST जनरल OBC का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये स्कॉलरशिप ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलेगी, है ना। इसकी जिससे क्या है कि बच्चे मोटिवेट हों, जैसे कि अच्छे अच्छे नंबर लाएं, मतलब 80% से भी अबव परसेंट बनाए, है ना। ये नहीं कि सिर्फ पास होना है, वो अपनी परसेंट को 80% से अबव तक ले जाएं, उसको मतलब इनकरेज करने के लिए इस स्कीम को बनाया गया, है ना। एंड जो नेक्स्ट हमारी स्कीम है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेघा बी छात्र प्रोत्साहन योजना, जो कि 2009 में लॉन्च की गई थी, 2009 में, ध्यान रखें 2009 में लॉन्च की गई थी। और इसका एम है स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो कि 12th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए, और मतलब जनरल कैटेगरी है, इसमें कोई SC ST OBC नहीं है, इसमें जनरल कैटेगरी को इंक्लूड किया गया है। जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स मतलब जिनके पेरेंट्स हैं वो तेंदुल लीव्स को कलेक्ट करते हैं, बीड़ी जिनसे बीड़ी वगैरह बनाई जाती है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए ये आती है जो कि 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेघावी छात्र प्रोत्साहन योजना के थ्रू, है ना। एंड जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है दीनदयाल रोजगार योजना। दीनदयाल रोजगार योजना जो कि 25 सितंबर 2004 को लॉन्च की गई थी, जिसका एम है टू मोटिवेट द अनएम्प्लॉयड यूथ। जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो जिनके पास स्किल है एंड वो अपनी कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कोई जरिया निकाल सकें, तो उसको मोटिवेट करने के लिए, उन यूथ्स को मोटिवेट करने के लिए दीनदयाल रोजगार योजना को लॉन्च किया गया सितंबर 2004 को, है ना। एंड दीनदयाल समर्थ योजना भी 25 सितंबर 2004 को ही लॉन्च की गई थी, जिसका एम था टू एम्पावर फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड पीपल। जो भी जैसे कोई अपाहिज रहता है पैरों से, हाथ से, कोई आंखों से, इस तरीके के जो पीपल रहते हैं, मेंटली जो मेंटल लेवल जिनका थोड़ा ठीक नहीं रहता है, उनके लिए भी मतलब एम्पावर किया गया कि वो भी कम नहीं है, वो भी अपना कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उनमें भी एक मतलब यूनिक क्वालिटी रहती है जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए इनको एम्पावर किया गया, है ना। एंड दीनदयाल गोकुल ग्राम योजना
जो कि ये भी 25 सितंबर एंड 2004 को लॉन्च की गई, जिसका एम है टू इम्प्रूव द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 5 ब्लेज एवरी ईयर फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट। मतलब जो ब्लेज है, ब्लेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी अच्छी नहीं रहती है, वहाँ पर स्कूल्स हैं उनकी बिल्डिंग सही नहीं रहती है ना, वहाँ टॉयलेट की फैसिलिटी सही नहीं रहती है। तो इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है उससे एवरी ईयर 5 विलेज 5 विलेज को सिलेक्ट किया जाएगा जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, वहाँ पर ये स्कूल एंड हॉस्पिटल की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी, है ना। तो ये हमारी दीनदयाल गोकुल ग्राम योजना, जिसको भी 25 सितंबर को 2004 को लॉन्च किया गया था, है ना। तो ये थी हमारी कुछ स्कीम्स जिनके बारे में हमने आज देखा। एंड इसके अलावा भी हमारी कुछ स्कीम्स बची हुई हैं जिनको हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारी स्कीम्स अच्छे से समझ आई होंगी। एंड आप जो इसमें यहाँ पर जो फैक्ट्स बताए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट बताए गए हैं, इनका एम क्या है, इसके फीचर्स क्या है ना, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ये चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको समझ आया होगा एंड आपने इस लेक्चर को एंजॉय भी किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।